आज हम लोग क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है तेल या वसा, यानी ऑयल्स और फैट्स। तेल या वसा सभी लोग परिचित हैं कि तेल क्या है, वसा क्या है। तो एक चीज़ है कि आप लोग यही जानते हैं कि जो सामान्य ताप पर आपके जो तेल है या ऑयल है, ये क्या होते हैं? द्रव। तो तेल तमाम तरह के तेल हैं, ऑयल्स हैं, जैसे आपके वेजिटेबल्स ऑयल्स है, सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, सोया का तेल है, तिसी का तेल है। वसा, वसा जो होती है सामान्य ताप पर, ये आपकी ठोस होती है। वसा सामान्य ताप पर ठोस होती है, लेकिन रासायनिक संरचना की दृष्टि से तेल या वसा में कोई अंतर नहीं होता। रासायनिक संरचना की दृष्टि से तेल या वसा में कोई अंतर नहीं। तेल या वसा, क्योंकि इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत, तो संरचना की बात जाहिर से उठती है कि इसका स्ट्रक्चर्स क्या है। तो हम लोग बात करते हैं संरचना की। तो जो तेल या वसा है, एक ग्लिसरॉल के दीर्घ श्रृंखला, इसकी श्रृंखला क्या हो? लंबी हो। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल यानी RCOOH, ग्लिसरॉल के दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के ट्राई एस्टर एक बार पुनः आइए डिफिनीशन पर देखिए। रासायनिक संरचना की दृष्टि से तेल या वसा में कोई डिफरेंस नहीं होता। तेल या वसा ग्लिसरॉल के दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के क्या होते हैं? ट्राई एस्टर। एक बार पुनः डिफिनीशन पे सुनिए कि ग्लिसरॉल यानी CH2OH ये है क्या? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के ट्राई एस्टर तो ग्लिसरॉल एक प्रकार का ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। अगर हम कोई एल्कोहल ले लें ROH, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का एक सामान्य सूत्र होता है ROH, और हम कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेते हैं, यही RCOOH। ठीक है, इसको अगर हम R' मान लेते हैं कन्फ्यूजन से बचने के लिए, तो यह जो होते हैं RCOOR'+H2। ठीक है, ये हैं आपके एस्टर। क्या कि कोई मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के कार्बोक्सिलिक अम्ल से जब हम अभिक्रिया करा देते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? एस्टर प्राप्त होता है।
तो सेम चीज यही, अगर हम ग्लिसरॉल ले लें और दीर्घ श्रृंखला के क्या ले लें, कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लें, तो अब क्रिया कराने पर जैसे एल्कोहल का क्या रिप्लेस हो गया था, H, ठीक है, और इसका क्या रिप्लेस हुआ था, OH, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से इसका H क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। तीनों H क्या हो गए, रिप्लेस हो गए। अब यह ग्लिसरॉल नहीं रहा, अब इसकी जगह CO जैसे ये आपका रहा है CO। अब ये जो श्रृंखला है एलिफैटिक्स की, हाइड्रोकार्बन की, इसकी संख्या जो उसमें दीर्घ है, उच्च होती है, तो ये सेम हो सकते हैं, R सेम हो सकते हैं, R1 इसको अगर हम R2 मान लें, इसको R3 मान लें, तो अलग अलग हो सकते हैं। तो यह ग्लिसरॉल के क्या है, ट्राई एस्टर, या इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्राई ग्लिसराइड। ये चीज है क्या, यानी ट्राई ग्लिसराइड। यदि इसमें इफ R1 R2 R3 क्या है, सेम है, क्या है, बराबर क्या है, R के है, सेम। तो इस वसा को या इस आयल को हम लोग कहेंगे, ठीक है, सिंपल आयल या सिंपल फैट्स। यानी इसमें अगर R1 R2 क्या रह जाएगी, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सरल वसा। क्या कह सकते हैं, सरल वसा या तेल। अगर R1 R2 R3 सेम है, यानी सेम कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है, तो सरल वसा होगी सिंपल फैट्स और आयंस। यदि R1 R2 R3 सेम नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मिश्रित वसा या तेल, यानी मिक्स्ड फैट्स और ऑयल्स। तो एक बार पुनः हम डिफिनीशन पर ही आते हैं, क्योंकि डिफिनीशन अगर हम जान गए तेल या वसा, तो है क्या तेल वसा। तेल या वसा ग्लिसरॉल के दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के ट्राई एस्टर है। क्या है, ट्राई एस्टर। ट्राई का मतलब तीन, यानी ग्लिसरॉल की कार्बोक्सिलिक अम्लों से उच्च श्रृंखला के कार्बोक्सिलिक अम्लों से यदि हम अपक्रिया करा देते हैं तो हमको प्राप्त होता है ट्राइग्लिसराइड। जो उच्च वसा अम्ल है, जो आपके उच्च वसा अम्ल है, उच्च वसा अम्ल, ठीक है, यानी दीर्घ श्रृंखला के जो वसा अम्ल हैं, जैसे ये होते हैं आपके पामीटिक अम्ल, पामीटिक अम्ल। इसकी अगर हम बात करें तो इसका सूत्र होता है C15H31COOH। इससे परिचित है RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्लों का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n, ठीक है, CnH2n + 1COOH। अगर इसकी हम बात करें इस तरह से,
यानी जितना क्या होता है कार्बन उसके दूना +1, ठीक है, हाइड्रोजन और क्या है COOH। ये जो अम्ल है उच्च वसा अम्ल जैसे पार्विटिक अम्ल है, ये संतृप्त वसा अम्ल है। क्या है? ये है आपके संतृप्त वसा अम्ल है। पार्विटिक अम्ल हो गया, एस्टेरिक अम्ल हो गया, एस्टेरिक अम्ल हो गया। इसका सूत्र होता है C17 COOH। ये भी क्या है आपके संतृप्त वसा अम्ल है। कुछ असंतृप्त वसा अम्ल भी होते हैं। असंतृप्त का मतलब हो जाता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें एक या दो हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाएंगे? कम। तो अगर इसको अगर हम डबल बॉन्ड लेंगे तो 17 दूनी 34, 34 में से क्या हो जाएगा? एक कम हो जाता है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड लेंगे तो एक और कम हो जाएगा। तो जो यह R1 है, R2 है, R3, ये कोई तीनों सेम भी हो सकते हैं। तो सेम में हम अगर इसको यही मान लें, ये क्या है? एस्टेरिक अम्ल ही है। तो यह जो था किसी भी तेल या वसा का यह क्या था? सामान्य सूत्र था। तेल या वसा का ये क्या था? आपका सामान्य सूत्र था। यानी तेल या वसा का सामान्य सूत्र है कि CH2O COR CHO, इसको लिख सकते हैं, यहाँ से भी डिफरेंस कर सकते हैं। CHO COR2 CH2O COR3, ठीक है। अगर R की जगह हम क्या ले लेते हैं? यही C17H35, तो देखिए इसको हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका C17H35 C17H35 C17H35। तो ग्लिसरॉल की किससे अभिक्रिया हुई है? एस्टेरिक अम्ल से। तो इसका नाम होगा ट्राई ग्लिसरील ट्राई एस्टेरिएट। ये क्या हुआ आपका? ग्लिसरील ग्लिसरॉल या ग्लिसरील ट्राई एस्टेरिएट। ये क्या है? तेल या वसा, तेल या वसा का क्या है? सूत्र है ग्लिसरील ट्राई एस्टेरिएट। ग्लिसरील या ग्लिसरॉल ट्राई एस्टेरिएट। तो जो तेल या वसा था यानी CH2O CO C17H35 CHO CO C17H35 CH2O CO C17H35। तेल या वसा का यह क्या है? सामान्य सूत्र है। अब एक अंतर आपको बताया गया था, एक संरचना की दृष्टि से एक अंतर और जान लीजिए। हमने बताया कि रासायनिक संरचना की दृष्टि से तेल और वसा में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन तेल में असंतृप्त वसा अम्लों की मात्रा, असंतृप्त जैसे है ओलिक अम्ल, तेल में असंतृप्त वसा अम्ल की मात्रा जो होती है वसा की अपेक्षा अधिक होती है। किसी भी तेल में असंतृप्त वसा अम्लों की मात्रा वसा की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है।
तो तेल या वसा हम एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग तेल को वसा में बदल सकते हैं या वसा को हम लोग तेल में बदल सकते हैं। इस क्रिया को हम लोग हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं कि जैसे अगर हम कोई तेल ले लें, निकेल उत्प्रेरक ले लें, ठीक है, तो तेल को हम लोग वसा में बदल सकते हैं कि जैसे आपका है वनस्पति घी। वनस्पति घी से आप लोग परिचित होते हैं कि वह सामान्य ताप पर ठोस होता है। वनस्पति घी सामान्य ताप पर आपके ठोस होते हैं। और हम लोग यानी हम लोग तेल को वसा में बदल लिए, वनस्पति घी से परिचित हैं। कॉमन एग्जाम्पल्स है इसके डालडा है, मयूर है, झूला है, तमाम तरह के मार्केट में आते हैं वनस्पति घी। घी नहीं है बल्कि वह आयल ही था, वनस्पति आयल ही था। उसको हम लोग क्या इसमें बदल दिए, वसा में बदल दिए। वसा में बदलने का मतलब यह है कि इसमें जो संतृप्त वसा अम्लों में हम उसको क्या किए, बदल दिए। दूसरा चीज यह है कि हमारा वसा को हम लोग तेल में भी बदल सकते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि आपका कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, इस तेल को यह तेल होता है जो कि सामान्य ताप पर, अगर ताप कम है तो यह ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन इसमें भी हम लोग हाइड्रोजनीकरण या डिहाइड्रोजिनेशन की क्रिया के द्वारा हम लोग तेल में बदल देते हैं। तो यह क्या रहा, वसा और तेल। तमाम तरह की वसाएं से आप लोग परिचित हैं कि जैसे होता है आपके लार्ड, LARD लार्ड, टाइलो TALLO टाइलो। लार्ड की मतलब होता है सुअर की चर्बी, एक प्रकार की वो भी वसा होती है, आप उससे परिचित हैं। टाइलो किसी भी पशु की चर्बी को हम लोग टाइलो बोलते हैं। तेल और वसा की अगर हम बात करें भौतिक गुण की, तो तेल या वसा सामान्य ताप पर कोई ठोस है, कोई द्रव है। तेल और वसा आपके ध्रुवीय विलायक, ठीक है। जैसे जल में क्या होते हैं, अविलय होते हैं। अगर विलय होते हैं उनका ट्रू विलयन नहीं होता, वास्तविक विलयन नहीं बनता, बल्कि वो क्या बनाते हैं, इमल्सन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इमल्सन। इसको हम लोग पायस भी कहते हैं। तेल को हम ले लें, आयल ले लें प्लस जल ले लें, पे आपका जो विलयन प्राप्त होता है, कोलाइड्स है, कोलाइडी निकाय है, उसको हम लोग पायस कहते हैं, ठीक है। पायस का मतलब है कि हमारा परिक्षेप अवस्था और परिक्षेपण माध्यम, किसी भी कोलाइडी निकाय में दो होते हैं, परिक्षेप अवस्था और परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षेप अवस्था और परिक्षेपण माध्यम, आयल भी आपका द्रव है, जल भी आपका क्या है, द्रव है। इन परिक्षेप अवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव हैं। तो ऐसे कोलाइडी निकाय को हम लोग क्या कहते हैं, इमल्सन यानी पायस कहते हैं। लेकिन जो तेल या वसा होते हैं वो कार्बनिक विलायकों में क्या होती हैं, विलय होते हैं, यानी अध्रुवीय विलायकों में वो क्या होती हैं, विलय होती है। अब तेल और वसा जो है, इसके हम लोग थोड़ी सी रासायनिक गुणों की भी चर्चा कर लेते हैं। तो अगर कोई एक तेल या वसा, यानी इसको हम लोग कहते हैं क्षार द्वारा जल अपघटन। क्षार द्वारा रासायनिक गुण की हम बात करें, रासायनिक या केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी बात कर लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण की। तो क्षार द्वारा जल अपघटन, अगर इसकी पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या है, क्षार द्वारा जल
अपघटन या इसी क्रिया को हम लोग साबुनीकरण भी कहते हैं। साबुनीकरण इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साबुनीकरण, स्फोनिफिकेशन। ये साबुनीकरण होता क्या है? देखिए कोई तेल या वसा ले लेते हैं, जैसे हमने लिया कि CH2O C17H35, फिर CHO C17H35, फिर हमने लिया CH2O C17H35। इसकी अब क्रिया करा देंगे हम क्षार के द्वारा, यानी NaOH के द्वारा। तो होता क्या है, हमको जो यानी यह क्या है, कोई हमारा तेल है या वसा है, यह क्या है, तेल या है वसा है, कोई भी। तो जो हम क्रिया करा देते हैं, इसका H यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यानी ये आपका बन जाएगा CH2OH CH2OH प्लस तीनों है मॉलिक्यूल सेम है, फिर हो जाएगा C17H35 COONA। कितने मॉलिक्यूल हैं? 3। इसको भी क्या करना पड़ेगा? 3। यह पुनः आपका क्या प्राप्त हो गया? ग्लिसरॉल प्राप्त हो गया। इसका नाम है सोडियम स्टेरिएट। यह चीज है आपका सोडियम एस्टरिएट, और यही चीज को हम लोग क्या कहते हैं? साबुन। साबुन क्या होते हैं कि उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। यह जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। तो यह जो है आपका क्षार द्वारा जल अपघटन या साबुनीकरण। यह साबुन बनाने की क्या विधि है? कोई तेल ले लेते हैं, कोई वसा ले लेते हैं, उसके हम किसी भी क्षार से क्या करा देते हैं? अभिक्रिया। तो हमारा क्या बन जाता है? ग्लिसरॉल। और उच्च वसा अम्लों का क्या बन जाता है? सोडियम लवण। उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण, यही चीज है, उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण, जिसको हम लोग सोडियम एस्टेरिएट या साबुन कहते हैं, ठीक है। अगर हमें एस्टेरिक अम्ल था, अगर हमारा पामेटिक अम्ल होता तो इसका नाम यहाँ पे हो जाता सोडियम पामीटेट, ठीक है, सोडियम पामीटेट हो जाता। तो यह साबुन है। तो हम लोग साबुन इस विधि से भी बनाए जाते हैं कि कोई भी हम ले लेते हैं। साबुन बनाने के लिए प्रायः जो वसाएँ ली जाती हैं वो वनस्पति ही वसाएँ होती हैं, उसकी क्षार से क्रिया करा देते हैं, ग्लिसरॉल बनता है। ग्लिसरॉल आपका बाई प्रोडक्ट होता है और उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण या फिर पोटेशियम लवण प्राप्त होता है। उच्च वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण, उच्च वसा अम्लों के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण जल में क्या होते हैं? विलय नहीं होते हैं। इसलिए इसको हम लोग साबुन नहीं बना सकते। इसको साबुन बनाने के लिए हम लोग कैल्शियम या मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड को हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते। करेंगे तो सोडियम को करेंगे या तो फिर पोटेशियम को करेंगे, क्योंकि चाहे वो दोनों क्या होते हैं? सोडियम और पोटेशियम, यानी उच्च वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण क्या होते हैं? जल में विलय होते हैं। तो यही चीज़ क्या है? साबुन है। साबुन में ग्लिसरॉल आपका बाई प्रोडक्ट के रूप में रहता है। सोडियम एस्टेरिएट, ठीक है, एक प्रकार का क्या है? लवण है। अब साबुन बनाने के लिए अगर आप सकते हैं तो साबुन के लिए और भी चीज़ें प्रयोग की जाती है, जैसे महुआ की खली हुआ, यानी महुए की खली में हम लोग सोडियम एस्टेरिएट, इसको महुए की खली को हम लोग फीलर के रूप में लेते हैं। फीलर का मतलब है कि उसका वेट बढ़ाने के लिए या उसका आकार देने के लिए, क्योंकि अगर साबुन की आपको मात्रा चाहिए 100 ग्राम का साबुन 50 ग्राम का 25 ग्राम का,
तो सोडियम स्टेरिएट जो साबुन है, उसी फिलर जो महुआ की क्या है खली है, उसी खली में इसको हम लोग क्या करवाते हैं, एब्जॉर्ब करवाते हैं, फिलर खली, जिसको उसको किसी सांचे में करके ढाल देते हैं। तो ये सोडियम स्टेरिएट आपका क्या है, साबुन है। और इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, साबुनीकरण यानी स्पोनिफिकेशन। क्या कहते हैं, स्पोनिफिकेशन, साबुनीकरण। तो एग्जाम में आपके साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखने के लिए भी देता है कि लिखिए कि साबुनीकरण क्या है। तो साबुनीकरण यही है कि किसी भी तेल या वसा की क्षार से अभिक्रिया कराने पर ग्लिसरॉल और उच्च वसा अम्लों का क्या बनता है, सोडियम लवण। यही चीज़ क्या है, साबुनीकरण या साबुन बनाने की क्या है, विधि। तो अभी तक जिसमें हम लोग तेल या वसा में पढ़े या जाने, दो चीज़ जाने। एक डिफिनीशन कि संरचना की दृष्टि से तेल और वसा में कोई अंतर नहीं है। तेल या वसा है जो है ग्लिसरॉल के दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के क्या हैं, ट्राई एस्टर है। क्या है, ट्राई एस्टर है। ठीक है, तो आज का टॉपिक बस इतना ही कल के लिए।